Bismillahirrahmanirrahim. Student, we will discuss about the environment, its objectives, importance, scope and impacts of the environmental or the technological changes, और इसके ऊपर environment के ऊपर pressures जो हैं जो इस environment को degrade कर रहे हैं उनके बारे में हम इस lecture के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे. सो होप इसको स्टार्ट करते हैं. ये इसका जो लास्ट टॉपिक है इसमें इम्पैक्ट और इसके जो प्रेशर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और टिपिकली इसको जो है वो समझने की आप कोशिश कीजिएगा. सबसे पहले हमारे पास है इन्वायरमेंट. यू नो वेल अबाउट द इन्वायरमेंट आर द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म एंड अल्टीमेटली डिटर्मिंग इट्स फॉर्म्स एंड सर्वाइवल. जो इसकी सर्वाइवल को, इसके फॉर्म को और इसकी जो है वो एफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं, वो सारे का सारा उसका इन्वायरमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का. या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं दैट इज द ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड प्लांट्स एंड एनिमल. तो जो भी इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो किसी भी लाइफ की एफिशिएंसी को, एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको हम उसका इन्वायरमेंट कहते हैं. और ये जो सारे जो सर्कमस्टांसिस होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं सराउंडिंग एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इन्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. मोस्ट प्रिसाइजली अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, इन्वायरमेंट इज द कम्प्लेक्स ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म. तो ये कोई भी फिजिकल, केमिकल और बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करते हैं और इसके सर्वाइवल, उसके फार्म और इसकी एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करते हैं. वो उस चीज़ का इन्वायरमेंट होता है. अगर इसके एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट और कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट देखें तो हमारे पास दो तरह के हैं, बायोटिक एंड ए बायोटिक हैं. जिसमें केमिकल कंपोनेंट, अभी जो पिछली स्लाइड में बात हुई है कि फिजिकल या केमिकल, तो ये दोनों जो हैं वो ए बायोटिक में आ जाएंगे. एंड द अदर बायोटिक कंपोनेंट होंगे लाइक प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, लिविंग कंपोनेंट जो होंगे, इनको कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट या फिर एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कहते हैं. बायोटिक इंक्लूड all the living organisms like plants, animals and birds and microbes living in the soil, and abiotic component all the non-living things are included in this category like climatic condition. इसमें soil minerals और climatic condition like temperature, humidity and wind, ये सारी चीज़ें जो है वो abiotic component of the environment होंगी. हमने environment को जो स्टडी करना है तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. हम इस इन्वायरमेंटल स्टडी को कंटिन्यू इस वजह से करना चाहते हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें. अवेयर फॉर व्हाट? अवेयर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट लाइक दिस द इंडिविजुअल, टू हेल्प द इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स, टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स टू एक्वायर बेसिक अवेयरनेस ऑफ द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. कि हमें इसके बेसिक इश्यूज़ का पता तो चले कि इसमें बेसिक इश्यूज़ क्या हैं जिनको हमने फर्दर स्टडी करके और उसकी सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश करनी है. नॉलेज टू हेल्प द इंडिविजुअल, सिर्फ हमने इसको समझना ही नहीं है. द सोशल एंड द ग्रुप्स टू एक्वायर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम एंड देयर रिस्पॉन्सिबल रोल टुवर्ड्स द बेटरमेंट. हमने सिर्फ इसकी अवेयरनेस ही नहीं बल्कि हमने इसमें इन प्रॉब्लम्स को देखना है, समझना है और इनके बारे में नॉलेज के बाद जो है वो हमने इसको क्या करना है, इसकी बेटरमेंट या इसके सॉल्यूशंस को जो है वो करने की कोशिश करनी है. सो सेकेंडली, थर्डली इसमें है एटीट्यूड टू हेल्प द इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप्स टू एक्वायर सोशल वैल्यूज़, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ कंसर्न, कि हमें उसकी सेंसिटिविटी का पता हो, हमारा एटीट्यूड ताकि उसकी तरफ से चेंज हो सके कि इन्वायरमेंट को जो है ना हमने बहुत ही डेलिकेट इशू है ये, तो इसको हमने इसी तरह से ट्रीट करना है. तो हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगे. दिस वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन. इट आल्सो हेल्प्स एनहांसिंग द स्किल्स of the individual and social group to acquire the skills for solving environmental problem. एवेल्यूएशन एबिलिटी कहता कि हम जो भी स्किल्स इसमें अब इम्प्लाई करें हम उसको देखें कि ये इससे क्या हो रहा है, इससे इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा. तो हमने उसी स्किल्स को, उसी वर्क को जो हम इन्वायरमेंट के साथ जो एक्टिविटी कर रहे हैं हमने उसको एवेल्युएट करना है. दिस हेल्प्स इन इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप टू एवेल्युएट इन्वायरमेंटल मेजर्स and education program in term of ecological, political and economical, social, aesthetic and educational factors. हमने इनको फैक्टर्स को स्टडी करना है कि हमारे इन फैक्टर्स की वजह से
एवेल्यूएशन करनी है कि हम इस काम अपने जो ऑब्जेक्टिव है हम इसमें किस हद तक कामयाब हो चुके हैं। पार्टिसिपेशन, दिस विल हेल्प इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप टू डेवलप a sense of responsibility and urgency towards the environmental problem to ensure appropriate action for the solving of the problems. What would be the importance of the environmental education? Environmental education is the integral process which deal with the man's interrelationship with its nature and man-made surrounding, including the relation of the population growth, population resource allocation and depletion, conservation technology and urban and rural planning. तो ये सारा इन्वायरमेंट जो है इन सब इश्यूज़ के साथ जो ह्यूमन से रिलेट करते हैं उनके साथ डील करते हैं। तो यस, इसकी वजह से इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इकोसिस्टम। तो हम उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो हमारे इकोसिस्टम को, हमारी सराउंडिंग को जो है वो इफ़ेक्ट करें। क्यों? क्योंकि ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो सराउंडिंग है वो हेल्दी इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करे, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और हमें इन लिमिटेड रिसोर्सेज को जो है वो इस तरह से यूटिलाइज करना है कि हाँ इसको जो वो सस्टेनेबल यूज़ इनका हो सके। ह्यूमन कैन नॉट अफोर्ड मिस यूज़ ऑफ दीज लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर ये इन रिसोर्सेज को मिस यूज़ करेंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं रहेंगे, और अगर ये सस्टेनेबल नहीं रहेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो वो रिसोर्स स्कार्स हो जाएंगी, वो विदाउट रिसोर्सेज उनको जो है वो अपनी लाइफ गुजारनी पड़ेगी। तो हम इसलिए इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए इसको जो है वो प्रिजर्व करना है। सो डीलिंग अबाउट द स्कोप ऑफ द इन्वायरमेंट, स्कोप का ये मतलब नहीं है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। किसी भी सब्जेक्ट में जाने के लिए पूछते हैं कि इसका स्कोप क्या है, मतलब हम इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो उसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, उसका स्कोप नहीं होता ये। तो इस स्कोप का मतलब होता है कि इसमें इसके अम्ब्रेला में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इन्वायरमेंट में हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है एंड बायोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर, द रीजन सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। ये गैसेस की एक ब्लैंकेट है जो हमारे सराउंडिंग में है, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडीज जो हैं अर्थ की उनको हाइड्रोस्फीयर्स कहते हैं। लिथोस्फीयर, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज द लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर में हमारे पास सॉइल है, रॉक्स हैं और इसी के रिलेटेड पार्टिकल्स हैं। एंड बायोस्फीयर, द लाइफ सपोर्टिंग मेंटल ऑफ द अर्थ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फ्यू किलोमीटर इनटू द एटमॉस्फेयर, ये विद इन द एटमॉस्फेयर भी हैं एंड डीप इन द ओशन, क्योंकि ओशन की डेप्थ पे भी हमारे पास उसके बॉटम में भी जो लाइफ है। तो इस सारे स्फेयर्स को बायोस्फीयर कहते हैं। द रीजन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ जहाँ पे भी लाइफ पाई जाती है इस सारे रीजन को बायोस्फीयर कहते हैं। सो डीलिंग विद द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन इफेक्ट्स। इस इन्वायरमेंटल जो हमारे पास जो हम डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं, इस डेवलपमेंट से, इस एडवांसमेंट से हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव और दोनों तरह के इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सो ये एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी से हमारे जो चेंजेस हुई हैं, वेज ऑफ एंटरटेनमेंट, हमारे पास जो है वो वर्चुअल हमारे पास इंटरटेनमेंट के रिसोर्सेज आए हैं, वर्चुअल स्टाइल ऑफ रिक्रिएशन आए हैं। हम मोबाइल्स पे बैठ के, घर में बैठ के जो है वो इंटरटेनमेंट, मूवीज़, सॉन्ग्स और एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं। यस, एंड इट इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ माइंड पोल्यूशन। माइंड पोल्यूशन स्पेशली जो है इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में आएगी कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हमारे पास फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं उनकी तरफ नहीं जा रहे, बल्कि वो घर में बैठकर मोबाइल्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इससे जो एक बैड इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा है, दैट इज़ द नोन एज द माइंड पोल्यूशन। इसके अलावा जो इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है येस इट्स बेनिफिशियल और इट्स बेटर फॉर द पेस ऑफ द डेवलपमेंट, बट इससे जो है वो हमारे पास एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल और लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और ये सारी जो पोल्यूशन आ रही हैं, दीज आर ऑन आवर हैंड एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी। हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है वो इससे जो है वो ख़त्म हो रही है। वेपन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट जो वेपन्स हैं वो भी डेवलप किए जा रहे हैं, और ये वेपन टेक्नोलॉजी भी है, ये भी बैड इम्पैक्ट डाल रही है इन्वायरमेंट के ऊपर। जब हम उनकी वेपन्स की टेस्टिंग करती हैं
करते हैं तो इससे डेफिनेटली जो है वो एयर पोल्यूशन और जो है वो सॉयल लैंड पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। वी आर विद द एडवांस्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और ये जो एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये भी एयर और नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं। अगर हम इम्पैक्ट को देखें तो ये मैं 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं। इनकी फर्दर सब कैटेगरीज में जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट विच डायरेक्टली इफेक्ट द एनवायरनमेंट, लाइक हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो इससे जो अर्बन डेवलपमेंट से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि इससे जो है वो नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो रही है और जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो रही है इस वजह से। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट विच द इनडायरेक्टली इफेक्ट द एनवायरनमेंट, लाइक हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो इस वजह से कुछ स्पीशीज़ जो फॉरेस्ट किया वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे क्योंकि फॉरेस्ट नहीं रहेगा, तो इसको जो है वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कहते हैं। कम्युलेटिव इफेक्ट, कम्युलेटिव का मतलब होता है इनका सम है, दीज इम्पैक्ट्स विल बी द रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। तो ये कम्युलेटिव मतलब ये सम अप इम्पैक्ट होंगे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की वजह से होंगे। द अल्टीमेट इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट विल बी वेरी डेंजरस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैन आल्सो भी कैटेगराइज, जैसे बताया था लास्ट स्लाइड में कि इसकी फर्दर कुछ और कैटेगरीज भी हैं, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। यस, इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि हमारे पास डेवलपमेंट है और न्यू टेक्नोलॉजी है, बट इन डेवलपमेंट और न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो रही है, बट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम जो है वो वी आर हैविंग दीज ऑल दीज टेक्नोलॉजीज एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लोकल एंड वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट, कुछ इम्पैक्ट जो होते हैं वो लोकल होते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। इसकी वजह से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो उसी रीजन के ऊपर पड़ेगा, या इंडस्ट्री की वजह से एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट होगी वो इसी सराउंडिंग और या उसी विसिनिटी के लिए होगी। लेकिन उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो गैसेस की एक्सप्लोजन होगी, जो गैसेस हवा में जाएंगी, एटमॉस्फेयर में जाएंगी, उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है या ओजोन डिप्लीशन है, ये वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होगा इसका। टेम्परेरी एंड परमानेंट इम्पैक्ट, yes, some projects may affect the environment for the temporary duration and some project have the permanent impact on the environment। कुछ उनका long lasting impact होता है, उनको जो है वो short term और long term impact भी कह सकते हैं। random impact भी इसमें एक होती कैटेगरी, and predictable impact and non predictable impact। कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जिनको हम अभी जो है वो इमीडिएट इनका इफेक्ट होता है जिनको हम प्रिडिक्टेबल कहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नॉन प्रिडिक्टेबल, जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन का एडवांस टेक्नोलॉजी इनकी यूज़ है तो इनकी डेफिनेटली ये जो रेज़ हमारे ब्रेन और हमारी एयर और हमारी सेंस पे इफ़ेक्ट कर रही है, इसको जो वो इफ़ेक्ट हैं वो नॉन प्रिडिक्टेबल हैं अभी इनके इम्पैक्ट्स। आईपैट इम्पैक्ट इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है जो 4 चीज़ों को जो है वो कम्युलेटिवली इफेक्ट को देखती है, उससे हम जो है वो इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स रिलेशन टू द ह्यूमन सोसाइटी इन डिटरमिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज आईपैट इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो है वो पॉल एहलरिच ने एंड जॉन हॉल्टर ने प्रपोज की थी। फॉलोइंग द इक्वेशन टू एस्टिमेट द ओवरऑल इम्पैक्ट, और इसमें I stand for the impact, environmental impact, P for the population, A for the affluence and the T for the technology. P size of population इसको बता चुके हैं हम, टेक्नोलॉजी। In order to make the IPAT equation more useful and meaningful, it has been split into 3 parts. ये P1 A1 T1, P2 A2 T2 and P3 A3 T3। ये एडवांस्ड वर्ल्ड के लिए है और ये वाला डेवलपिंग के लिए, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए ये इक्वेशन होती है क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी होती है उसकी ग्रोथ भी स्लो होती है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हद तक हाई हो जाती है और उन पे जो है वो इनके जो एफ्लुएंसेस हैं, जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से इनको जो है वो डिवाइड किया गया, स्प्लिट किया गया 3 पार्ट्स पे, बेस्ड ऑन द डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इसमें इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है, इसमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी एक सब हेडिंग इसमें आएगा। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ पर्सन और पॉपुलेशन, पर्सन और पॉपुलेशन का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। ओवरशूट, यस, वी आर कंज्यूमिंग रिसोर्सेज ऑन द अर्थ and we are humans have surpassed the capacity of the earth to support us। हम जो है वो अर्थ की कैपेसिटी से ज़्यादा उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं
उनको यूज़ कर रहे हैं। एंड वी आर यूजिंग ऑलमोस्ट 30% मोर द प्लानिट रिसोर्सेज देन आर अवेलेबल ऑन द सस्टेनेबल बेसिस। अगर ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में देखें तो यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट्स का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। इसमें मतलब कि ये कंट्री है, यस ये डेवलपमेंट भी ज़्यादा है इसमें, लेकिन ये जो है हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो हमारी इकोलॉजी को, हमारे इकोसिस्टम को, इसका जो इम्पैक्ट है वो भी ज़्यादा है। यहाँ पे ये साथ में यहाँ पे ये डेवलपिंग कंट्री में एक और है कैनेडा, तो इसका जब भी देखें तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो ज़्यादा दिखाया गया है। ये हमारे पास एक अदर डेवलप्ड कंट्री है फ्रांस है ये, तो इनका जो है वो इकोलॉजिकली ये डेवलप्ड कंट्री है तो इनका फुटप्रिंट भी, क्योंकि ये इनका इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे, इकोसिस्टम पे ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल प्रेशर, सोर्सेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट और कॉल्ड एनवायरमेंटल प्रेशर। ये प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट है क्योंकि इनकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज काज्ड बाय द पॉपुलेशन, पोल्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल इश्यूज एंड इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस। इसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी हद तक डिटोरिएट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर इसमें कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।